दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल KFOCD चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। बाल मनोविज्ञान में मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा। 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि अपकमिंग सीटेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अपकमिंग सीटेट जो 5 जुलाई 2020 को होना था वो कब होगा। अभी तक इसकी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। जो मेरे आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया कि पेपर हो सकता है या नहीं होगा और पोस्टपोन्ड होगा तो कब पेपर होगा, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया। तो आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं दोस्तों। सीटेट जुलाई 2020 होगा या नहीं होगा अपने निर्धारित समय पर, ये बात की बात है। आप अपनी तैयारी बनाए रखिए और इसी के मद्देनज़र हम आज 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप इसकी बिल्कुल भी मत करना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके पहले मैं आपको कुछ सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। लोग कहते हैं कि सीटेट का रिज़ल्ट 10 से 15% जाता है। बिल्कुल 10 से 15% जाता है। कभी 8%, कभी 10%, कभी 12%, कभी 15%, इसके आगे नहीं जाता है। मगर दोस्त याद रखना, आप भी उन 15% में शामिल हो सकते हैं दोस्तों। आता सबको है, टैलेंट सबके अंदर होता है, लेकिन आप टैलेंट को किस तरह पेश कर पाते हैं वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। टैलेंट बहुत लोगों के बात होता है, लेकिन कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं, इसके एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है। और कुछ लोग पढ़ते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको अंदर से मोटिवेशन नहीं, कोई अभी प्रेरणा देने वाला नहीं है। तो दोस्तों, इस बार आप सीटेट ज़रूर पास करना और ज़रूर पास होगा दोस्तों। मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ दोस्तों। मेरा पहला क्वेश्चन है, जब कोई बच्चा फेल हो जाता है तो क्या समझा जाता है? बच्चा पढ़ने के योग्य नहीं है, बच्चे ने उत्तर को सही तरीके से याद नहीं किया, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेना चाहिए या व्यवस्था फेल है। तो दोस्तों बताइए, बच्चा पढ़ने के योग्य नहीं है, नकारात्मक है, काट देंगे। बच्चे ने उत्तर को सही तरीके से याद नहीं किया, ये भी नहीं हो सकता। प्राइवेट ट्यूशन लेना चाहिए, अरे भैया प्राइवेट ट्यूशन ले रहे हैं तो स्कूल क्यों जा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं व्यवस्था फेल है भैया, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर नेक्स्ट है, शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, या अग्र शिक्षण तकनीक अपनाकर। भैया नेगेटिव पॉइंट काट देना है। रटने को प्रोत्साहित करना, रटना, पुरस्कार देना, दंड देना, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। हाँ, तब हो सकता है जब यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन में आपको नहीं लिखा होगा, तब हो सकता है। लेकिन अगर सकारात्मक क्वेश्चन है तो ना या नकारात्मक वाले कट जाएंगे। तो बाल केंद्रित शिक्षण अपनाकर या अग्र शिक्षण तकनीक अपनाकर, तो दोस्तों ये भी कट जाएगा। ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों आप बताएंगे भैया, अगर आप अग्र शिक्षण तकनीक, कितनी भी तकनीक आप अपना लीजिए, लेकिन अगर वो बाल केंद्रित नहीं होंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों सबसे सूटेबल इसका आंसर है बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अग्र जो शिक्षण तकनीक है उससे कहीं परे हम बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति अपनाकर अधिगम पर बल दे सकते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, समावेशी शिक्षा क्या है? हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों से संबंधित करने में, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया अपनाकर, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? समावेश, जहाँ पे कई भाषाओं का, कई जगह के लोगों का समावेश होता है। तो भैया कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। विविधता का मतलब ये होता है डाइवर्सिटी, जहाँ पर शिक्षा का समावेश होता है। तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड के बाद हम चलते हैं दोस्तों चौथे सवाल पर। शिक्षक व्यक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम को एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने की विभिन्न विधियों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। भैया ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, आप समझ गए होंगे, क्योंकि नकारात्मक नहीं है। परीक्षाओं की संख्या बढ़ाना, शिक्षण का समय बढ़ाना या कठोर अनुशासन, ये तो हो ही नहीं सकता भैया। जब शिक्षार्थी व्यक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो आपके अगर आप शिक्षक हैं तो सीखने की विभिन्न विधियों को आप उपलब्ध कराएंगे, बहुत सारी विधियों का आप प्रयोग करेंगे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिसलेक्सिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है, किसमें? बोलने में, लिखने में, पढ़ने में या सुनने में। भैया ट्रिक बता रहा हूँ, भूलिएगा मत, भूल भी नहीं सकते हैं आप। डिसग्राफिया भैया, अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा?
लिखना पड़ेगा। तो डिस्ग्राफिया लिखने में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? बी। और पढ़ने के लिए क्या होता है दोस्तों? तो वो पढ़ने में अगर जो विकार होता है उसे कहते हैं डिसलेक्सिया। क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया। और लिखने में डिस्ग्राफिया। मैथ में या गणित में जो विकार नहीं समझ पाते उनको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया। और तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर नेक्स्ट है, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य जिस कक्षा में 2 या 2 से अधिक शिक्षक हों, जिस कक्षा में बहुत सी भाषाओं की पुस्तकें हों, जिस कक्षा में बहुत सारी भाषाएं पढ़ाई जाती हों, या जिस कक्षा के प्रत्येक बच्चे के घर की बोली का सम्मान दिया जाना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुभाषी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली का सम्मान दिया जाए उसी को ही हम बहुभाषी कक्षा कहेंगे। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर नेक्स्ट है, सीखने का हृदय या सीखने का स्वर्ण पथ किसे कहा जाता है? संवेग को, अभिप्रेरणा को, शैक्षिक निर्देशन को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर बताएंगे तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। मोटिवेशन को ही सीखने का स्वर्ण पथ कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है दोस्तों? अगर आप बैठे हुए हैं, आपके अंदर टैलेंट भी है लेकिन आपको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, लेकिन अगर किसी ने आपको मोटिवेट किया कि भैया तू ये कर सकता है, तुम ये कर सकते हो, तो एक उसको रास्ता मिल जाता है और उसे ही हम सीखने का स्वर्ण पथ कहते हैं। तो अभिप्रेरणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। इससे क्या होता है? बालक के शैक्षिक प्रगति पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। इससे शिक्षक का मान सम्मान बढ़ता है? नहीं बढ़ता। मान सम्मान की यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं होगी। शिक्षक की व्यावसायिक उन्नति में सहायता मिलती है। ये ऑप्शन भी दोस्तों गलत हो जाएगा। या शिक्षक में अपने व्यवसाय के प्रति रुझान पैदा होता है। तो सूटेबल इसका आंसर है ए। यह शिक्षक के जो मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव बच्चों के पढ़ाई पर ज़रूर पड़ेगा। एक टीचर आता है, खुश होके आता है, अच्छे से पढ़ाता है, खुश होके भी रहता है, तो बच्चे भी अच्छे से पढ़ते हैं। क्योंकि अगर आप गुस्से से आएंगे, आपका चेहरा गुस्से से रहेगा, तो बच्चों को जो समझ में नहीं आएगा वो आपसे कोई भी क्वेरी कर ही नहीं सकते, आपसे कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते। तो इसको बालक की शैक्षिक प्रगति पर बिल्कुल भी असर तो पड़ेगा ही। सवाल नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला अरुण हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, तो आप उसे क्या करेंगे? उसको अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, उसको डांटेंगे और उसको कक्षा में प्रयोग ना करने को बोलेंगे, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने को कहेंगे, या उसकी भाषा को आप खुद समझने की कोशिश करेंगे? तो भैया अनदेखा नहीं करना है, नेगेटिव। डांटना भी नहीं, नेगेटिव। हाँ, ये 2 ऑप्शन में हो सकते हैं। कोई बच्चों की मतलब बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने को कहेंगे, या उसकी भाषा को आप खुद समझ लेंगे। या दूसरे बच्चों से हम क्यों कहेंगे कि उसकी भाषा सीखो? हम एक शिक्षक हैं तो हमें खुद चाहिए कि हम खुद उसकी भाषा को सीखने की कोशिश करेंगे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष, वास्तविक आयु 8 वर्ष तथा तो बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो भैया क्या होता है, जो बुद्धि लब्धि का जो फार्मूला होता है वो होता है मानसिक आयु ऊपर होती है, नीचे होती है वास्तविक आयु, और इनटू होता है 100। ये होता है। तो दोस्तों क्या करेंगे? मानसिक आयु, मन हमारा मस्तिष्क ऊपर रहता है तो मानसिक आयु का सूत्र भी ऊपर रहेगा। वास्तविक आयु इतनी है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। काट दीजिए, 4 टाइम जाएगा, 50 आएगा, अभी भी काट सकते हैं, 2 आएगा, और यहाँ पे 25 आएगा। अब इसको काट सकते हैं 5 से, तो 525 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मानसिक आयु ऊपर रखते हैं, वास्तविक आयु नीचे रखते हैं, और 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद रखिए कि हमारा मस्तिष्क, हमारा मन ऊपर होता है हमारे शरीर के, तो मानसिक आयु भी ऊपर रखी जाती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसे लाइक करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके लाइक करने और सब्सक्राइब करने से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू दोस्तों। एक शिक्षक को स्कूल में पहली बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे से क्या करना चाहिए? उसके साथ उसको विशेष आवश्यकता वाले स्कूल में जाने को कहेंगे, अन्य बच्चों से अलग कर देंगे, बच्चों के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा करेंगे, बच्चे की विशेष आवश्यकता स्तर की जांच के लिए प्रवेश परीक्षा रखेंगे। भैया स्कूल बदलने के लिए नहीं कहेंगे, अन्य बच्चों से अलग नहीं रखेंगे, बच्चों की विशेष आवश्यकता की जांच नहीं करेंगे। तो भैया सीधी सी बात है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप उसके घर वालों से बात करेंगे कि
इतनी देर बच्चे हमारे पास रहता है, लेकिन घर में आपके पास रहता है तो आपको उसको ऐसे ट्रीट करना है, ये कराना है, वो कराना है, तो आप बच्चों के अभिभावक से बात करेंगे। नेक्स्ट, शैक्षिक भ्रमण के लिए आवश्यक साधन क्यों है? क्या है दोस्तों यहाँ पे, क्यों नहीं, क्या होगा? ये रटने की आदत का विकास करता है, पाठ्यचर्या शंकाएं समय पर पूर्ण करता है, कल्पना शक्ति का विकास करता है, या भ्रमण के सीन से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। रटने की आदत गलत, रटना नहीं है। पाठ्यचर्या है जो, वो तो समय पर वैसे भी पूर्ण हो जाएगी। कल्पना शक्ति का विकास बिल्कुल हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन जो शैक्षिक भ्रमण का मेन उद्देश्य होता है कि वहाँ का जो देखने के बाद हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थायी होता है। अगर हमने एक बंदर देखा, उसका वजन क्या है, 250 ग्राम है, क्या खाता है, कहाँ रहता है, किस देश में पाया जाता है, जब हम वहाँ पे खुद जाके देख लेते हैं तो वो भूलते नहीं हैं बच्चे। सवाल नंबर नेक्स्ट, तर्कपूर्ण ज्ञान तथा निरीक्षण शक्ति का विकास कब होता है? 6 वर्ष, 8 वर्ष, 11 वर्ष या 15 वर्ष? तो दोस्तों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 11 वर्ष। तर्कपूर्ण ज्ञान जो जीन पियाजे की जो तीसरी अवस्था थी, पहली अवस्था इंद्रियगामक, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक, और चौथी है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जो तीसरी अवस्था है वो 11 से 15 वर्ष की होती है। इसी बीच तर्कपूर्ण ज्ञान का विकास होता है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, व्यक्तिगत निदान का उपयोग मुख्यतः बुद्धिमान बालकों के लिए, सामान्य बालकों के लिए, असामान्य बालकों के लिए, या दुर्बल बालकों के लिए? तो दोस्तों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य बालकों, सभी बालकों को व्यक्तिगत निदान की आवश्यकता होती है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम में शिक्षा का क्या महत्व? व्यवहार में परिवर्तन, समायोजन, नए अनुभव प्राप्त करने में उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह अधिगम का मतलब होता है लर्निंग या सीखना सिखाना। तो जब आप अधिगम करेंगे वो भी तो आपके अंदर क्या होगा, व्यवहार में ज़रूर परिवर्तन आएगा, समायोजन आप हर तरीके के समाज में कर पाएंगे, हर लोगों के साथ समायोजन कर पाएंगे, नए नए अनुभव आपको ज़रूर प्राप्त होंगे। तो सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा, तो डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।